हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज का डिस्कशन स्पेसिफिकली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित किए गए टीओ, एटीओ, एडीओ और स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें कि आपके साइंटिस्ट ग्रेड बी एग्जाम्स एंड एक्सेट्रा का पेपर हुआ 2 नवंबर को। और उस पेपर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के देखने को भी मिले। तो मैं आज की तारीख में उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर हूं, और इन क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस थे साइंस के या टेक्नोलॉजी के, उनका लेवल क्या था, क्वेश्चंस के सोर्सेस क्या थे, कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछे गए। जिस तरह से एचपीएससी ने हल्के से जो बदलाव के साथ इस बार जो पेपर दिया, उससे हम क्या मैसेज डिराइव करें, कैसी स्ट्रेटजी सेट करें जो कि हमें आगामी जो एग्जाम्स हैं हमारे, उसको फोकस कराएं और उन एग्जाम्स को हम बेहतर प्रिपेयर कर सकें और अटेम्प्ट कर सकें। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ एकेडमी, डॉक्टर अमित आईएएस पीसीएस एकेडमी, हेडक्वार्टर हरियाणा। और मुझे ये बताते बेहद खुशी है कि ये जो पेपर हुआ, इसके लिए हमने 2 सीरीज में काम किया। जैसे कि हम जब इस बैच को लॉन्च किए, तो उसमें टीओ, एडीओ, स्क्रीनिंग टेस्ट, इससे रिलेटेड एक बैच लेकर के आए, और उस बैच में हमने तैयारी सभी स्टूडेंट्स के लिए 60 दिनों के अंदर अंदर कराने का प्रयास किया, और हम सफल हुए। और उससे भी ज्यादा खुशी ये होगी आपको जान करके कि इस एग्जाम से रिलेटेड हम ताबड़तोड़ मैराथन्स लेकर के आए, साइंस की और सभी सब्जेक्ट्स की। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आए, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट में थे, चाहे वो इवनिंग शिफ्ट में थे, वो आपके इस एकेडमी पर पढ़ाए गए क्वेश्चंस या कंटेंट को जबरदस्त हिट किए। मतलब उन पढ़ाए हुए पोर्शन से बढ़िया क्वेश्चंस देखने मिले। तो इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। सिर्फ मैं ये कह करके आपको एक कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करना चाह रहा हूं कि जो चीजें हमने पढ़ी, जैसे पढ़ी, जितनी पढ़ी, उसको बहुत अच्छे से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स करने का प्रयास किया। फलस्वरूप जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, वो कामयाब हुए। और जब भी ये क्लासेस चलती होती थी टीओ एटीओ की, और चाहे वो मैराथन्स की थी, उनके उनसे रिलेटेड जो पीडीएफ थे, वो हम उसी दिन, जिस दिन पढ़ाया जाता था, उसी दिन पीडीएफ बच्चों को शेयर कर दिया करते थे, या उससे 1-2 दिन पहले। उन पीडीएफ्स को यदि देखा जाए, जो आज भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन, हमारे एकेडमी के एप्लीकेशन के ई बुक पर वो उपलब्ध है। और तो उसको हम देख लेते हैं। इन्हीं सब विषयों के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ एकेडमी की तरफ से। एक बार आपका भव्य स्वागत। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम लगभग 1,10,000 करीब करीब स्टूडेंट्स को उनके सफलता पाने में हेल्प करने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। आप लोगों का ये सब आशीर्वाद है, आप लोगों का सब शुभकामनाएं हैं। तो एकेडमी इस समय 1,00,000 प्लस स्टूडेंट्स को लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोर्स कर रही है तैयारी करने के लिए। हमने यहाँ पर जो मैराथन्स ली अपने क्लास के बाद, वो मैराथन 1, 2, 3, 4, और इन मैराथन्स, ये मैराथन्स यूट्यूब पर अभी भी उपलब्ध हैं। इनके वीडियोस उपलब्ध हैं, इन पे पढ़ाए गए कंटेंट उपलब्ध हैं। यदि आप उनको जाकर देखेंगे तो आपको, जो मैं अभी कह रहा था कि वो जो क्वेश्चंस हम हिट करने में कामयाब हुए, तो उसकी खुशी आपको भी जाएगी। तो लेट्स बिगिन। ऐसी क्लासेस लगातार चलती थी। तो हम ये देखेंगे आज कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है, उसमें लगभग आप अब देखिए, सीधी सीधी सी ये बात कर लेते हैं कि जो एम है हमारा, क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे मॉर्निंग शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का। साथ ही साथ में जो हमारी एकेडमी की तरफ से सोर्सेस प्रोवाइड किए गए इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब क्लासेस, और जो पीडीएफ आपको दी गई थी ई बुक पर या उसके माध्यम से, उनको आप देखेंगे तो पाएंगे कि क्वेश्चंस सुपर डुपर लेवल पर हिट किए।
साथ ही साथ इन क्वेश्चंस में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आए, एनसीईआरटी से आए या किसी अदर दूसरे सोर्स से आए वगैरह, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में किसी भी क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, वो इजी है, मीडियम है या डिफिकल्ट है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एक बात मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं और केवल ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आए और उनके सोर्सेज क्या थे, या हमने स्टूडेंट्स के हित में चाहे अपने बैचेस में चाहे फ्री इनिशिएटिव्स में क्या क्या किया। तो चल लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आया उसको आप देखें, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ मार्क भी करते चलता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली कैसे चीजें रही हैं। थोड़ा सा इमेज ब्लर हो सकती है, रीजन ये है कि ये इमेज को हमने क्रॉप किया है आपके ओरिजिनल पेपर से जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मॉर्निंग इनिंग का था। साथ ही साथ अपने जो पीडीएफ्स हमने शेयर की बच्चों को वो भी क्रॉप करके यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन 13 नंबर का यहाँ पर पूछा गया, ओजोन हैज अ प्रोटेक्टिव रोल इन द स्ट्रेटोस्फेयर एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट इन द एनवायरमेंट। ये पहला क्वेश्चन पॉइंट हुआ, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में पूछा गया, डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड टू मॉनिटर द ओजोन लेयर थिकनेस। तो देखो, इसका आंसर हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम अपना जो सोर्स है अपनी एकेडमी का, जिसको मैं बीच बीच में बोलूंगा DAIA, हमारी एकेडमी का ओजोन लेयर, ये हमारी पीडीएफ है जो वहां पर शेयर की गई है, यूट्यूब पर भी आपको दिखेगी। ओजोन मेजर एंड डॉप्सन एज वेल एज ओजोन लेयर के बारे में दूसरा क्वेश्चन की भी ओजोन होल और उसके बारे में गैसेस डिप्रीशन, ये सारा का सारा कि भाई वो प्रोटेक्टिव लेयर है कैसे काम करती वगैरह। तो एक तो ये सोर्स आपने देख लिया, साथ ही साथ में जैसे ये देखिए आप, ये यूसी क्लास का एक इमेज है, बस जस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस मैं यहाँ शेयर करूंगा ताकि टाइम बचा सकूं आपका अपना दोनों का, और मैं ट्रांसफर कर सकूं कि भाई इस तरह से वहां पर हम लेते दिखाई दिए थे। मैं आपका सोर्स सारे के सारे मैराथन्स में कराया हमने इसको, जो रियल रेगुलर हमारे बैचेस हैं वहां पर डिटेल में कराया गया है। और ये 11th एंड 12th के पार्ट 1 डॉक्टर अमित IAS अकेडमी वाला जो हमारा मैराथन है वहां पर आप इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सीधा ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, लेट्स सी कि जो इसका आंसर है, आंसर में ये हुआ कि स्टेटमेंट 1 जो है that is true and statement true is also true, so that's why the A option is correct कि दोनों दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो गए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि कैसे कैसे इस पे ने क्वेश्चन पूछा, हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप के लिए कितना ट्रस्ट बिल्ड करता है ये डिस्कशन। ओके, मैं बता दूं, इनिशिएटिव दोनों ही टाइप के लाते हैं हम, जहां पर हमारे रेगुलर बैचेस थोड़े डिटेल्ड होते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड द डिस्कशंस, एट द सेम टाइम फ्री इनिशिएटिव पर होते हैं वो भी। तो लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर अगेन दो स्टेटमेंट पूछे गए, स्टेटमेंट 1 एंड 2। इन नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो दिस इज रॉन्ग। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि प्रेशर तो हाई है, टेम्परेचर लो है इस केस में। सेकंड, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर, इनको एक क्रम में रखा गया जहां पर ऑक्सीजन को दिखाया गया रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये रिवर्स होना चाहिए कायदे से, शुगर हैज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन दैट ऑफ दिस। सो इसमें देखा हमने कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो गए। अब देखिए, इसका जो आप कंसेप्ट देखें तो हम इस तरह से नेचुरल गैस में पढ़ाते हुए दिख रहे हैं आपको कि भी कंप्रेस नेचुरल गैस है हाई प्रेशर पर, के साथ साथ में और भी करेक्टरिस्टिक हैं। साथ ही साथ में हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो सॉलिड लिक्विड गैसेस इस तरह से होते हैं, चाहे जितने भी इस तरह की चीजें आपको हमारी क्लासेस में, चाहे वो फ्री इनिशिएटिव की थी चाहे वो रेगुलर इनिशिएटिव्स की थी, दोनों में आपको बहुत बहुत डिटेल से अच्छे से देखने मिलेंगे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखो, जब भी हम किसी भी फिजिकल यूनिट की बात करते हैं तो उसमें हम ये जरूर डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए एनर्जी है,
तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम किसी भी फिजिकल यूनिट की बात करते हैं, मैं फिर बता दूं, तो उसका स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे है, क्यों है, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन डिटेल कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि भाई इस तरह से देखो, आप इसका सोर्स में बता देता हूँ। जहां भी पढ़ाएंगे, जैसे डिस्टेंस पर बात की तो स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस माने जैसे लेंथ, है ना, इस तरह से। और कोई दूसरा, जैसे और कोई चीज बात की कि भाई वो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही नोन है। तो इस तरह की चीजें हम साइड बाय साइड हर फैक्ट से पढ़ाते चलते हैं। ये क्रॉप्ड इमेज है उसी पीडीएफ की जो ई बुक पर ऑन टाइम ऑन डेट ये अवेलेबल होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो लेंथ की बात की है, डिस्टेंस की बात की है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये पेयर रॉन्ग था, बाकी दोनों पेयर सही थे। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया था 2 पेयर। ओके, आई वांट टू टेल यू, माय एम इज नॉट एट ऑल to discuss your answer and the detailed concepts of the thing only। क्या क्वेश्चन पूछे गए, हमारे अपने एकेडमी के क्या क्या सोर्सेस थे जिनमें वो क्वेश्चन हिट हुए, या वो कहाँ से आए, राइट। इसके साथ साथ में उसका आंसर क्या है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो हम साइड बाय साइड डिस्कस करें। तो अब इस क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा लेवल मैं लगभग नॉर्मल ही रखूंगा, इजी रखूंगा, मीडियम भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी एक एस्पिरेंट होता है, अगर वो तैयारी करता है तो इस लेवल पर जरूर वो चीजों को समझ लेगा। इसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला क्वेश्चन या प्रेशर वाला जो क्वेश्चन था, ये काफी इजी क्वेश्चन था। ये ये काफी इजी क्वेश्चन था। और साथ ही साथ में अगर हम देखें, जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला डॉप्सन यूनिट वाला, ये थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में आप रख सकते हैं, जहां पर कि हर चीज को अच्छे से समझना, एक लेवल ऑफ ढंग से प्रिपरेशन करेंगे तो ये होगा। फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट सही है, जहां पर कि आप बता रहे हैं कि भी ओजोन क्या है, कहाँ पर बनता है एनवायरनमेंट में। लेकिन जो यूनिट वाला है वो नॉर्मली एक डिटेल पढ़ाई करने पर ही हो पाता है। तो ये पॉइंट है। तो ये चीजें आपकी पूरी हुई। इसके बाद में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्वेश्चन किस लेवल का है, कैसा है, क्यों है, हमारे सोर्स में कहाँ पर दिख रहा है, वगैरह। ये जो इमेज पहली वाली दी गई है, ये आपके पेपर की इमेज है जिसको क्रॉप करके यहाँ डाला गया। ये इमेज जो है जिसको क्रॉप करके यहाँ पर मैंने पीडीएफ पर पेस्ट किया, वो अपने सोर्स से दिया हुआ है, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ वगैरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड पूछ रहा है, प्रेफरेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्सचर प्रेजेंट इन एयर, अ हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर used by diver deep sea because helium is less soluble in blood than nitrogen। हेलॉक्स की बात चल रही है, जो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 11th-12th का जब स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड डिफरेंट केमिकल या उसका बिहेवियर पढ़ रहे थे, स्पेशली जब हम हीलियम, नियॉन, आर्गन का एप्लीकेशन पढ़ रहे होते हैं, वहां पर इस तरह का डिस्कशन आता है। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा नॉर्मली नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा, क्योंकि उतना कॉमन फैमिलियर क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको मैं मीडियम टू प्लस की कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला ही स्टेटमेंट सही है। क्यों, आप इस बात को सीख भी लें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, एयर वाला जो मिक्सचर है, उसका सिलेंडर डाइवर लेकर के कभी नहीं जाते, वो वहां कभी नीचे लेके कभी नहीं जाते। और उस को यदि वो लेकर के जाएं तो होगा क्या, वो जो नाइट्रोजन है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी ब्लड के अंदर। जब वो हाई प्रेशर, जब डाइवर बहुत नीचे पानी के नीचे जाएंगे, तो नाइट्रोजन भी ब्लड के अंदर जाके डिसॉल्व होगी और एक फैटल कंडीशन क्रिएट कर देगी। तो मैं उस पर ज्यादा डिटेल नहीं बात कर रहा, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मीडियम टू टफ लेवल पर ये है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, सेकंड रॉन्ग था यहाँ पर। और इसका जो सोर्स है वो अगेन मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री से रिलेटेड जब हम बात करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन पर, ये हमने हमारा जो नॉर्मल टीओ एटीओ बैच था, या फिर अ, हमारा जो क्वेश्चन जो है माने कि मैराथन्स में नहीं कराया, जिसके लिए हमें खेद है। लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर हम 11th-12th के डिस्कशन में कर लेते हैं। ओके, जब हम 11th-12th पर डिटेल में बात करें। ओके, यहाँ क्वेश्चन आया, पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इज इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
ओके, तो पीरियड जो होता है दिस इज नेवर एवर इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका कोई भी रिलेशन इससे नहीं होता। दूसरा, पीरियड नंबर इन अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इज इक्वल टू इट्स एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये चीज अक्सर हम बताते हैं जहाँ पर कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये बताने का बताया जाता है इसको पढ़ाते समय कि जो आपका पीरियड नंबर है दिस कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो ये इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो जाता है। इसको थर्ड पीरियड में हम तो रख देते हैं। इस तरह की चीज हमेशा इस टॉपिक के साथ पढ़ाया जाता है, अभी भी पढ़ाया गया था हमारे रेगुलर बैच में, राइट। तो इसके सोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर और सारी चीजें, देन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी इसका रोल, ठीक है। देन क्वेश्चन था 18 वायरसेस के ऊपर था। वायरसेस में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आपका हो गया कि ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन अ दिस थिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया कि इट कैन नॉट बी कल्चर, यहाँ लिखा है कैन नॉट बी कल्चर। वायरस जो होते हैं हमेशा होस्ट सेल पर ही आपका वहां ही ग्रो करते हैं, और वो ऑर्गेनिक होते हैं, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक मैटर माने ऑर्गेनिक लिविंग मैटर पर ही ये ग्रो करते हैं, राइट। तो इस हिसाब से ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट हो गया। इसके साथ साथ देखिए रेड स्नो फिनोमिना, ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इन सम अल्पाइंस एंड आर्कटिक रीजन्स इज कॉज्ड बाय एल्गी। तो आप जानते हैं कि भाई जो रेड कलर्स होता है इसको हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास, एक एल्गी होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट के साथ साथ रेड पिगमेंट भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ये फिनोमिना होता है। तो रेड स्नो फिनोमिना ऑब्जर्व इन सम अल्पाइन एंड आर्कटिक रीजन इज कॉज्ड बाय एल्गी, बिल्कुल सही है। और जस्ट ए मिनट, सो ये बिल्कुल सही है। Done. तो देन कम टू द थर्ड स्टेटमेंट, रेड रस्ट ऑफ टी। अब रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय ग्रीन एल्गा। एल्गा तो है ही नहीं, बिल्कुल सीधा सा बात है, जितने भी इस टाइप के रस्ट होते हैं वो आपके फंगस डिसऑर्डर्स हैं, फंगस डिजीज है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इस तरह से फर्स्ट टू स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन यहाँ पूछा है कितने पेयर करेक्ट हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर ओनली ओके। इस तरह से मॉलिक्यूलर मोमेंट, वायरसेस में लैक मॉलिक्यूलर मोमेंट, दे ऑलवेज कंट्रोवर्सी कहाँ पर है, वो इनसाइड अ सेल, और बहुत सारे इसके ऊपर आर्किया वगैरह पर या वायरसेस पर इस तरह की चीजें डिस्कस की जाती हैं आवर नॉर्मल classes as well, sometimes marathons also. Okay, so let's see क्वेश्चन नंबर 19। बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है। और देखो क्वेश्चन को देख करके हम समझ सकते हैं या तो पेयर को चेक कराया जा रहा है, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, माने कि आपको गहरा कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो हेयर इट इज टॉकिंग अबाउट पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। जब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, ग्लैंडुलर फंक्शंस की या उनके सिक्रेशंस की, उस समय डिस्कशन किया जाता है पैराथायराइड हार्मोन along with the thyrocalcitonin plays a significant role in carbohydrate metabolism। अब देखो पैराथायराइड और आपका थायरो दिस थिंग कैल्सिटोनिन का कार्बोहाइड्रेट से तो रिलेशन है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा, हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, एब्सोल्युटली सही है। तो दैट इज व्हाट द आंसर। सोर्स की बात करें तो इसमें अब देखो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, सेकंड वन इज करेक्ट। यहाँ पर जो सोर्सेज हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, पीटीएच इंक्रीजेस ब्लड कैल्सिनेशन, स्टिमुलेटिंग बोन रीअब्जॉर्प्शन, इस तरह के जो हमारे सोर्सेज जब हम पढ़ाते होते हैं तो सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। इस पर काफी क्वेश्चंस थे। अब देखो वहां पर क्वेश्चन था आपका, ये फिलहाल वाला क्वेश्चन देख लीजिए पहले तो, कैल्सिटोनिन वाला कैल्शियम रेगुलेशन का है, पैराथोराइड वाला क्वेश्चन जो है पीटीएच का है, कैल्शियम मेटाबोलाइजेशन के लिए, यही वो क्वेश्चन था जो आया था। के साथ साथ अगर मैं और कोई क्वेश्चन भी बात करूं जो आगे
मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में आए तो वो ग्लूकागॉन से रिलेटेड थे, राइट, आपके एंड्रोजन से रिलेटेड थे, नॉर एड्रेनालिन से रिलेटेड थे, या नॉर एपी से था। ये कुछ कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, तो अभी हम देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20th, फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जो कि एडियो एंड स्क्रीनिंग के लिए किया गया था, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए किया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया आपका, डॉली के बारे में चल रही है बात, वही डॉली जो 5 जुलाई 1995 को यान विल्मेट एंड टीम ने रोजलिन इंस्टीट्यूट में डेवलप किया था। इस पर हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्लास 8 में ही डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी पर। ये पूरा बोल रहा है फर्स्ट ट्रांसजेनिक एलिमेंट था, शीप था ये। नो, नॉट एट ऑल। ये केवल एक शीप जो थी, है ना, और उसका एक सोमेटिक सेल लिया गया था, उसका एक सोमेटिक सेल लिया गया था, माने उसी की बॉडी का सेल लिया गया था, और उसी को ही क्लोनिंग किया गया था। तो क्लोनिंग जो होती है वो कभी भी, क्लोनिंग को ट्रांसजेनिक से कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोनिंग इज नॉट एट ऑल इक्वल टू ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक नहीं होता ये, ठीक है, बिल्कुल गलत आंसर हुआ, क्वेश्चन स्टेटमेंट हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट, बीटी कॉटन में एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जीन होता है, बिल्कुल सही, क्राई प्रोटीन होता है, फ्रॉम बैसिलस थोरेंजिस वाज इंसर्टेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही है, यहाँ पर जेनेटिक तोड़फोड़ करके और प्रॉपर रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स यूज करके, लिगेज यूज करके इस काम को किया जाता है, और इस तरह से जीएमओ डेवलप किए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। So this is what the answer, somewhere it is mark the answer. Okay, क्लोनिंग, तो यहाँ पर डॉली है, चाहे यान वुलमुट है, या जीएमओ की बात करें, हमने बहुत अच्छे से बात किया है, अलग अलग, ना केवल बीटी फेरेंजिस पर बात करते हैं, बल्कि सुपर बनाना, सुपर पोटैटो, या सारे के सारे में क्या क्या कंसेप्ट है, रो और ज्यादा डिटेल्स, राइट, वो सब चीजें ऐसे बताई गई हैं। तो देखो, अगर यही कारण है कि जब हम मीट टू बीट में आते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, उन बच्चों को जिनको हमने हेल्प किया तैयारी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके की, तो वो इसी वजह से अपनी खुशी जाहिर करते हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए वो सुपर डुपर लेवल पर हिट हुए, राइट। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ, हमारे सोर्सेज डिस्कस कर ले रहा हूँ, सोर्सेज बता दे रहा हूँ, आपको आंसर्स भी बता दे रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन था, आप देखो, ये वाला क्वेश्चन इजी लेवल आप देख लीजिएगा, जैसे सीधा सा कंसेप्ट है भैया, मीडियम क्वेश्चंस हैं, मीडियम टू डिफिकल्ट, या मीडियम कुछ क्वेश्चंस हैं जो इजी भी हैं, लेकिन यदि चीजें पढ़ी हो तो इजी हो जाती हैं, थोड़ी सी हल्की सी याददाश्त में है, या कोई स्टेटमेंट एक आध कहीं फंस गया तो थोड़ा सा मीडियम बन जाता है, राइट। बहुत कम क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट में रखूंगा। ओके, लेट्स सी दिस वन। अब इस क्वेश्चन में इसके सोर्सेस देख लो क्वेश्चन के, देखिए इस तरह से हमने इसको किया है, कराया है, देखो दिस पिक्चर आल्सो वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, दैट पिक्चर में सी, ओके। और सोर्सेज हैं हमारे जो हमने यूज किए हैं, अब देखो यहाँ पर मेलाटोनिन है, एपिनेफ्रिन है, आपके ये सब चीजें, ग्लूकागॉन है, इन पर सब पे क्वेश्चंस रह रहे हैं जिनको हमने अच्छे से किया हुआ है, राइट। एवरीथिंग, एवरीथिंग, राइट। इतना नहीं, जो क्वेश्चंस जितने भी इस सेक्शन पर आते हैं, मैं तो कई बार अपने सोर्सेज में विगत 20-25 सालों के भी स्पेशल क्वेश्चंस ला करके इन स्टेटमेंट्स में डाल के रख देता हूँ। ओके, तब देखो क्वेश्चन था, मेलाटोनिन पर था, एपिनेफ्रिन पर था, नॉर एपिनेफ्रिन पर था, ग्लूकागॉन, एंड्रोजन, तो आप जानते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो इनमें से कोई 3 जानते हैं आप, एक में कोई डाउट है, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। अब देखो ग्लूकागॉन, बड़े आराम से आप इसको बता सकते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया से रिलेटेड है, एंड अदर एग्जांपल्स आल्सो। तो ये थोड़ा सा मीडियम टू इजी कैटेगरी में रखूंगा। आंसर यहाँ पर, अब देखो, हाँ आंसर फर्स्ट का मेलाटोनिन जो होता है वो आपका स्लीप वेक हो गया, के बाद में आपका एपिनेफ्रिन। अब ये देखो आपका जो दिस नॉर एपिनेफ्रिन हो गया आपका फाइट फ्लाइट वाला, जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है,
ग्लूकागोन का हमने ये बता ही दिया। फिर आपका एंड्रोजन हो गया, एंड्रोजन रिलेटेड विद वेरी कॉमन, इट्स मसल ग्रोथ से रिलेटेड होता है। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स के फंक्शंस पूछे गए। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया आपसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। पूछा गया कि भाई इनमें से बताओ कितने करेक्ट हैं इस स्टेटमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होती है, बिल्कुल सही है। इन प्लांट सेल डीएनए इज फाउंड ओनली इन न्यूक्लियस, प्लांट के अंदर नो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। ये ऑर्गेनेल्स काफी नोन एंड पॉपुलर हैं जिनके अंदर की उनका अपना डीएनए होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसमें भी होता है, और जो बहुत एडवांस यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें भी होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज सही। तो इस तरह से हमने देखा कि दो स्टेटमेंट सही हो गए। अब इसके सोर्सेज देख लो। जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बिल्कुल ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बताया, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, और भी कंसेप्ट जो भी होते हैं इससे रिलेटेड वो डिस्कस किए जाते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया का they have their own DNA and ribosomes। क्या हुआ है, सोसिस क्लोरोप्लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, अलग जस्ट उसी क्लास पे ही डिस्कस किया है कि भाई इसके अपने सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आल्सो दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। दिस इज आल्सो डिस्कस्ड इस तरह से क्लोरोप्लास्ट वाले में, राइट। सो दैट इज व्हाट द फेथ आई हैव ट्रांसफर्ड। सुपर डुपर लेवल पर जहां जहां जो जो पढ़ाया सब वही, दैट इज व्हाट आवर एक्सपर्टीज। इस वजह से हम करते हैं हिट बड़े से बड़े रिजल्ट को, और हेल्प कर पाते हैं आपको। यदि आपकी मनोदशा ठीक है, आपकी दशा ठीक है, दिशा ठीक है, यदि आप हमसे जुड़ करके वर्ड टू वर्ड फॉलो करके जब आगे कर रहे होते हैं, बात मेहनत कर रहे होते हैं, तो ऐसे हमें अ, आपको हेल्प करने में कामयाब होते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं, कि इस केस में आप जाने कि जो हमारे बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, जब वो आकर के खुशी जाहिर करते हैं कि सर सुपर डुपर डुपर लेवल पर काम हुआ है, और आगे तो हम और अच्छा काम करेंगे, इसमें भी सिलेक्शन लेंगे, तो और खुशी होती है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में मैं बताऊं कि नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस में जाने से पहले, चाहे हमने कोई एससीएस का एग्जाम को एक्सपीरियंस किया हो, राजस्थान सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम एक्सपीरियंस किया हो, गुजरात का किया हो, बिहार का किया हो, या किसी भी एग्जाम को, या अभी हाल ही में आपका एचपीएससी वाला ये एग्जाम किया हो, हम इसमें काफी ज्यादा लेवल पर हिट होते हैं। यूट्यूब पर भी लगातार क्लासेज आती हैं, देखो आप डे 50, डे 49, डे 48 है, जहाँ पर कि हमारे अलग अलग फैकल्टी दो दो तीन तीन चार चार घंटे की क्लासेस ले रहे होते हैं। तो दैट आई वांटेड टू से कि भाई चीजें कैसे आपके फेवर में, आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए हेल्प कर सकते। तो लेट्स सी एचपीएससी ने जो इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम किया, जो स्पेसिफिकली फोकस था यो एंड एटीओ से रिलेटेड, उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो 53 नंबर पर, डुमास, यहाँ पर चेल्डाल्स मेथड्स, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस। देखो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन अगर बात करूं, तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली मीडियम टू डिफिकल्ट, और अगर हम डिफिकल्ट कहें तो बहुत मतलब गलत हो जाएगा, कारण कि सिर्फ ये जानकारी का ही विषय है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड है, मास मेथड में बनाया जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हालांकि इस चैप्टर को हम नॉर्मली डिस्कस नहीं, ये इस टीओ में या फिर जो हमारा मैराथन था उसमें भी नहीं डिस्कस किया, बट ये जब हमारे पास काफी समय होता है, थोड़ा सा और एक्सटेंडेड टाइम होता है, तो वहां पर अपने चैप्टर्स में इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, तो लेट्स सी, जैसे कि भी इसके सोर्सेस, इसका सोर्स थोड़ा सा जनरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, इस वजह से किसी ऐसे कैंडिडेट के लिए जो थोड़ा सा माने बहुत ज्यादा समय नहीं दिया होता, तो उसके लिए क्वेश्चन टफ हो जाता है। डुमास बेसिकली एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड से रिलेटेड था। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू प्रिपेयर
फूड, तो सोर्स इसका एनसीईआरटी केमिस्ट्री। टॉमास मेथड अब आगे से देख लीजिए, इससे रिलेटेड है। के बाद में जल्डाल्स पर बात करें या कैल्डाल्स पर बात करें तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, सोर्स उसका वही है। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर की बात करें तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है, इसका भी वही सोर्स है। प्रोसेस क्या होता है वो थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है जो हम पढ़ाते हैं अपने क्लासेस में। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, जिसको हम कैरियस मेथड बोलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन तो कैरियस मेथड बोलते हैं। यहाँ पर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो ये था। वी आर सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन आपके टीओ एटीओ बैच में या फिर मैराथन्स में नहीं कराया गया, बट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमारे पास थोड़ा सा भी एक्सटेंडेड टाइम होता है वहां पर हम इसको क्लियर कर रहे होते हैं। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 54। आई विल से दिस क्वेश्चन मीडियम इज, क्योंकि यहाँ पर क्या सोर्स है, कैसे हो सकता था, ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, सीधा सीधा रिलेशन है जे थॉमसन से, सही हो गया। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम ही एक ऐसा एटम है जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, बाकी सभी एलिमेंट जितने जानते हैं एलिमेंट्स में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होता है। तो क्योंकि यहाँ पर 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स है तो ये एक आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं है। ओके, चलो, इसीलिए इसमें काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे। स्लो रेगुलेटिंग कूलिंग, ये जो एनिलिंग से रिलेटेड है, पंचिंग नहीं है, दिस इज अगेन गॉन रॉन्ग। एनिलिंग है जो क्लास 10 की एनसीईआरटी पर डिस्कस किया गया, तो इस तरह से इसमें एक ही पेयर सही हुआ। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर जेड, प्रोटियम होता है जो हम बताते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर जेड, और ये प्रोटियम में कि एक ही प्रोटॉन है, इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं। थॉमसन मॉडल पे प्लम पुडिंग मॉडल वर्ड टू वर्ड आया हुआ है, देखो आप, पॉजिटिव चार्ज है और क्या क्या है प्लम पुडिंग, और बहुत सारी बातें। एनिलिंग की जब बात करते हैं तो स्लो रेगुलेटेड कूलिंग एनिलिंग होता है, ये होता है स्लो एंड रेगुलेटेड कूलिंग, जो कि क्वेंचिंग बताया। क्वेंचिंग में क्या होता है कि जब भी लोहे के औजार बनाने और उनको हथियार को धारदार बनाना हो, तब उसको धारदार बना करके आग पे गर्म करके और उसकी घिसाई या पिटाई करके फिर उसको बहुत जल्दी से पानी में डाल देते हैं। तो देख लो आगे के लिए, रैपिड कूलिंग ऑफ हीटेड मेटल ऑफन वाटर एंड और ऑयल टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दिस इज डन बेसिकली द आयरन टूल्स जिनकी की एजेस बहुत शार्प बनाई जाती है वहां पर ये क्वेंचिंग जाती है। तो ये आप फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल पर हुआ। ब्लू रेवोल्यूशन, एक्वाकल्चर, व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है फूड प्रोडक्शन तो बढ़ाना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, ताकि हम अपने फोर्थ कमिंग जनरेशंस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकें और उनको जो ये धरा है, ये पृथ्वी है, ये जो एनवायरनमेंट है उसको एज इट इज नेचुरल दे सकें। पता ऐसा ना हो हमने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया और हम फोर्थ कमिंग जनरेशन बहुत नुकसान कर दें, ऐसा नहीं। तो नीड फॉर फूड में इसको पढ़ाया गया, सोर्सेज ऑफ फूड में पढ़ाया गया, नीड इंक्रीज प्रोडक्शन में पढ़ाया गया, पास रेवोल्यूशन में ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब चीजें हम अपने कोर्सेज में बड़े आराम से पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इजी। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी फ्यू सेकंड्स प्लीज। ओके, so then come to the next question, it is related to rainbow formation। रिफ्रैक्शन होता है इसमें, डिस्पर्सन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, बिल्कुल सही। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेयर, ब्लू कलर ऑफ सी, स्कैटरिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही, ऑल थ्री पेयर्स आर करेक्ट। सोर्सेस बड़े आराम से आपको जब हम पढ़ाते हैं, रेनबो फॉर्मेशन, साथ ही साथ में जब किसी भी ड्रॉप के अंदर लाइट रिफ्रैक्ट कर रही होती है, इंटरनल रिफ्लेक्ट कर रही होती है, डिस्पर्स कर रही होती है, सारे के सारे प्रोसेस दिखा रखे हैं, पढ़ा रखा है यहाँ पर। ये टाइनी प्रिज्म की तरह का काम करती है, राइट। इस तरह की चीजें हम जरूर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये देखो आप, स्टार्स पर अपेरेंट पोजीशंस, ट्विंकलिंग स्टार्स, ठीक है। तो ये जो था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर, इस तरह की चीज बिल्कुल हम डिस्कस करते जाते हैं हमारी क्लासेस में, और जो जहाँ पर आप सीखते जाते हो, राइट, बहुत ही मस्ती वाले पेस पर, तो अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम
पढ़ाने में नहीं चूकते। तो आप इसको देखेंगे तो आप अपनी जो मैराथन देखेंगे वहां पर भी आपको सारे के सारे एविडेंसेस दिख जाएंगे। ओके, लेट्स सी मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट। नो, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तो ठीक है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लेस अमाउंट में। ये है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मैन्योर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडिंग सॉइल, बिल्कुल सही है। हेल्प इन ड्रेनिंग आउट ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम क्लेई सॉइल, ये भी बिल्कुल सही। दो स्टेटमेंट इसके सही हो गए। इस तरह से हम इसको एडिंग फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन, एडवांटेज ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पोरस, टेक्सचर, एवरीथिंग हम कुछ नहीं छोड़ते थोड़े में समझाना या सिखाना। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 58 जहां पर पूछा जा रहा है लिटमस, कारमाइन, आपका कैंथारिडीन के बाद में शातोस। तो ये इसमें कुछ चीजें मैं ये कहूंगा कि हल्की सी डिफिकल्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी रही हैं जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टडी से ही आती हैं। ऐसे क्वेश्चंस को नॉर्मली हम कुछ अगर पता है तो बाकी चीजों के साथ मैच करके सीखते। देखो आप, जैसे कि आपका, जैसे आप सीधे सीधे कार्माइन की बात करें तो बेसिकली वो एक फीमेल कॉकनेल बग है कार्माइन, राइट। और कैंथारिडीन की बात करें तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बीटल्स हैं या कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो उसको रिलीज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई इंसेक्ट्स हैं ऐसे स्किन वगैरह पे कहीं दब गए सोते होते समय या कहीं पर, तो एक छाला जैसा बन जाता है स्किन पर, बॉडी पर, तो वही है कैंथारिडीन। तो ब्लिस्टर ब्लिस्टर बीटल होता है, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर बीटल। ऐसा कीड़ा है जो इस केमिकल की वजह से जो ब्लिस्टर बना देता है। तो ये थोड़ा सा एनवायरमेंट और थोड़ा सा पढ़ते रहने पर अनुभव के साथ ये वाला ऑप्शन मिलना था, अदरवाइज नहीं। सातोश जो होता है एक ये भी उतना कॉमन सा नहीं है, बट यस जब फाइबर्स पढ़ते हो आप तो उसमें मिलता है, पता लगता है कि हाँ भाई एक कुछ एक्सक्लूसिव एनिमल है जिसका जो फाइबर है बॉडी से पाया हुआ उसी को। लिटमस तो सिंपल लाइकेन से मिलता ही है, कार्माइन जो नेचुरल डाई है। उसके बाद में क्या अंदर टॉक्सिन सब्सटेंस है, या शातोस की बात करें तो वुल फाइबर फ्रॉम तिब्बतियन एंटेलोप, ये सब चीजें। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रख देंगे डिफिकल्ट लेवल पर। एंड अगेन वांट टू से सॉरी और एटलीस्ट 3 ऑप्शंस जो आपके टीओ एटीओ बैच में नहीं पढ़ाए गए, एज वेल यूट्यूब पर नहीं डिस्कस। लेकिन मैं फिर यहाँ बता दूं, जब हम थोड़ी सी अपनी लंबी क्लासेस ले रहे होते हैं तो वहां पर इनमें से कुछ ऑप्शंस जरूर डिस्कस कर जाते हैं। तो लेट्स सी 59 क्वेश्चन पर जो लिस्ट 1 एंड 2 पर यहाँ पर बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का रिलेशन है सीधे ग्रीन हाउस गैस से। एसिड रेन आप जानते हो कि भाई एसिडिक गैसेस से। जोन होल की बात करें तो वो अपना स्किन कैंसर हो गया एचवी से, और जोन होल सैलॉन से। इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया आपका डी। और यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये तो एनवायरनमेंट में, जनरल साइंस में और नॉर्मल क्लासेस में हर जगह कराया हुआ है इसको, बहुत ज्यादा कई बार कराया गया को। तो आप देख सकते हैं। चलिए, चाहे वो एसिड रेन वाले सारे कंसेप्ट हों, इवन जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11 से, वहां से भी टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके आपके लिए रख दिया गया है। एसिड रेन वगैरह या फिर जो भी और चीजें हैं या मैकेनिज्म है आपका ओजोन फॉर्मेशन का, राइट। ओजोन होल के ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, सब कुछ पढ़ाया गया। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन आया एक कि भाई डीएनए के ऊपर, डीएनए डबल हेलिक्स एंड मेज ग्रेन, और ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो न्यूक्लियोटाइड की जब बात करते हैं तो हम वहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, या फिर जब हम डबल हेलिक्स की बात करते हैं, ऐसे एक होता है दूसरा होता है, के बीच में जो नाइट्रोजन बेस पेयर है उनके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उसकी बात। या कोवलेंट के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं आपके शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, वो सब। मेज ग्रेन की बात करें तो देखो इस पर एक कॉमन सेंस से आप इसको निकाल सकते थे, बट ये बढ़िया क्वेश्चन था, हालांकि लकीली सही चला गया। मैक्सिमम लोगों ने मेज ग्रेन को सी समझा है कि सही है, बट मेज ग्रेन एक तरह से फ्रूट है, ठीक है, और उस फ्रूट के अंदर सीड है।
तो इसीलिए एचपीएससी इस पर थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन पर आ गई है। क्वेश्चन के डबल ऑप्शन आंसर्स में बन गए हैं, बट इसका मैं आपको बता देता हूँ, अल्टीमेटली हमने भी स्टूडेंट्स को हेल्प किया है कि उनको सोर्सेस प्रोवाइड कराए हैं ताकि उनको आइडिया लगे कि ये क्या चीज़ है। मेज ग्रेन एक सी ही है, तो इस तरह से ऑल थ्री पेयर्स वाला पॉइंट सही चला जाता है। लेकिन जिस समय मुझे ऐसा लगता है जो को डिजाइन करने वाले लोग थे, उन्होंने जब प्लान किया था तो इन दोनों को तो पॉजिटिव मान लिया, इसको सीड न मान के फ्रूट में ही कन्वर्ट करके चले गए। इसके अंदर सीड है तो इसलिए मेज ग्रेन को सीड में काउंट करना ही पड़ेगा। या तो पूछते कि मेज ग्रेन जो होता है के अंदर इट इज एब्सोल्युटली, मेज ग्रेन इज ओनली एब्सोल्युटली सीड, अगर यहां लिख देते तब तो क्वेश्चन सॉलिड बन जाता। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन इजी हो गया, बट अगेन ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट उतनी समझ चाह रहा था कैंडिडेट की। इस तरह से हमने, चाहे वो बेस पेयर्स हो या फिर आपके बैकबोन हो या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो इनके बीच में या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हो, इसको हम बिल्कुल पढ़ाते समय हर चीज को क्लियर कर देते हैं अपने कंसेप्ट में, ये है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर डिस्क्लेमर दे दूं कि जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं, जो आज की तारीख में हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आपका क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन आया, साथ ही साथ में हमने जो सोर्सेस के साथ पढ़ाई करवाई है आपकी बैच में, या फिर आपका जो मैराथन्स है उसमें, उनमें बिल्कुल सुपर डुपर लेवल पर क्वेश्चन हिट किए, हम सफल हुए, आप सफल हुए, आपने एंजॉय किया। और का प्रूफ ई बुक्स है हमारे, वो मैराथन जो यूट्यूब पर आज भी लॉग्ड हैं, ठीक है। वो जो शुरू में इमेजेस दिखाई थी इसीलिए ताकि आप आज भी जाके सर्च कर लें, इन पेजेस पे जो मैं ये सारे के सारे आपके ये जो एविडेंसेस दे रहा हूँ वहां पर आपको दिखेंगे, राइट। और इन पीडीएफ्स को हमने क्लास के बाद जस्ट अपलोड भी कर दिया था। साथ ही साथ में एक कोई क्वेश्चन अगर कहीं से आया तो एनसीईआरटी का क्या रेफरेंस है, आंसर्स भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका इजी एंड डिफिकल्ट लेवल भी डिस्कस करते जा रहे हैं। ये ही सारी चीजें इसमें हो रही हैं। तो लेट्स सी 61 क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स बने यहाँ पर और पूछा गया कि कौन सा सही गलत वगैरह। आरबीसी एज वेल एज प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एब्सोल्युटली सही। आरबीसी एज वेल एज डब्ल्यूबीसी का इसके ट्रांसपोर्टेशन से कोई लेना देना नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया। हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जैसे नॉर्मल ब्लड पढ़ाते हैं, पूरा प्लाज्मा, सारे के सारे सेल्स, उन सब का स्पेसिफिक रोल, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड नाइसली इन आवर क्लासेस डिटेल में, चाहे वो बाइकार्बोनेट आयंस थे, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल था, प्लाज्मा का रोल था, हीमोग्लोबिन का रोल था, आरबीसी, ठीक है। तो हर तरह से सारे के सारे कंसेप्ट को इसमें आया गया, राइट। ये जो इस समय टाइम चल रहा है 14:30, 3 घंटे 49 मिनट की ये क्लास थी मैराथन जो ली थी हमने टीओ में, तो बहुत और ज्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस से 11th 12th के पार्ट 2 पर ये आपको दिखेगा, ये वाला। ऐसे ही बाकी सब चीजें आपको वहीं दिखेगी, ओके। तो यहाँ पर चाहे वो कुछ भी प्रोसेस हो, सब कुछ कवर किया है इसमें, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में, लाइक यहाँ पर बता रखे हैं भाई गैस ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, आरबीसी, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, राइट, ये सब चीजें, एवरीथिंग। Okay, question number 62 given below two statements. Statement 1, statement 2. Flowers are modified should. बिल्कुल solid एकदम से word to word पढ़ा दिया, सही है। In cymose type of inflorescence. Inflorescence जो कि प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है, वहां से रहिए कि भाई उनकी जो इन्फ्लोरेसेंस है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रोथ, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हो। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट 2 हो गया आपका गलत, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू दिस। अब देखो मॉडिफाइड जो हमारे हमारे एविडेंसेस में फ्लावर से मॉडिफाइड शूट है, इनफ्लोरेसेंस आई एम सॉरी, जो साइमोस वाला पार्ट था उसको हमने नहीं बताया, बट क्वेश्चन यही होता है, इसका जो पॉइंट है वो ये है कि साइमोस एक इन्फ्लोरेसेंस है, राइट। समय के अभाव में, क्योंकि वहां पर हमने सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा टीओ, ओके। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विनोमस ओके स्नैक्स ऑफ इंडिया। अब देखो हर कंपटीशन में, हर जगह डिस्कशन में ये आता है
ठीक है, जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन है, राइट। हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें बात कर रहे होते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स की, बट अपने टीओ बैच में इसको हमने कहीं पर डिस्कस किया हुआ है, बट नॉर्मल क्वेश्चन है ये। किंग कोबरा, कॉमन क्रैट एंड रसेल वाइपर, वाइपर जितने भी टाइप के वाइपर्स होते हैं सारे के सारे आपके, और जो करैट जितने भी होते हैं वो भी सारे के सारे आपके पॉइजनस होते हैं, वेनमस। तो ये हो गया आपका कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स, माइकोलॉजी, फंजाई, फार्माकोलॉजी जो स्टडी ऑफ मेडिसिन, ये भी डायरेक्टली नहीं कराएगा, लेकिन जब फंगस की बात की तो माइकोलॉजी डिस्कस कर लिया, जब इंसेक्ट्स की बात की तो एंटोमोलॉजी की बात कर दी। ये सब भी चीजें डिस्कस, इस समय मेडिसिन बात कर रहे थे 11 में, बायोमोलिक्यूल्स, उन्होंने फार्माकोलॉजी भी डिस्कस किया। ओके, स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मीडियम रेंज में रहेगा। ऊपर वाला 65 वाला देख लीजिए कि अर्थ से मून पर ऑब्जेक्ट को ले गए तो मास विल बी डिफरेंट बट वेट विल रिमेन सेम। तो मास विल बी डिफरेंट, तो हम जानते हैं कि मास, अब देखो कॉन्सेप्ट सीधे सीधे मैं इसमें थ्योरी में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट डज नॉट चेंज प्लेस, कहीं ले जाओ उसको। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स विद विच इट इज एट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, तो हम लिखते हैं जी से। जैसे हम जी लिखते हैं, आप जानते हो जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज हैव डिफरेंट जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इवन अर्थ पर हम बात करते हैं कि अगर इक्वेटर से हम पोल की तरफ लेके आए ऑब्जेक्ट को, या पोल से इस पर ले जाएं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, so that is that point. Then come to the next one, 66। अब देखो, consider following statement, the process involved in the refining process or processes refining of crude oil। लकीली जब मैं एक्चुअली मेरी रिकॉर्डेड क्लास होती है जिस समय इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल वेरी दैट डे मैं डिस्कस कर रहा था, उस समय 3-4 मिनट के लिए जब मैं आया तो इस क्वेश्चन को मैं ऊपर उसी दिन डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर अमित के साथ डिस्कस किया। तो इसमें एवापोरेशन गलत है, डिस्टिलेशन गलत है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल सही है, तो ओनली वन पेयर इसमें सही हुआ। अब देखो, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंस्टिट्यूएंट दिस थिंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस पेट्रोलियम। अब देखो, ये हुआ आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। फ्रैक्शंस के बाद में और डिस्कस किया, कंस्टिट्यूएंट पेट्रोलियम, द डिफरेंट फ्रैक्शंस, बहुत सारे फ्रैक्शंस मिल गए। साथ ही साथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अलग से बताया गया एग्जाम्पल के साथ है। ये सब चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। देन कम टू 67, मैच द लिस्ट वन विद द टू। यहाँ पर सॉल्ट्स दिए गए हैं, एक तरफ सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड, या इसके बाद में अमोनियम क्लोराइड, जितने भी सॉल्ट्स हैं। तो अब देखो इनमें कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस है। जैसे ये है, अगर बात करें सोडियम जो होता है किसका, सोडियम के जितने भी बेस होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। साथ ही साथ में अगर सल्फेट की बात करूं, SO4, तो उसके जितने भी एसिड्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, ये बनाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। इस तरह से अगर हम बात करें, ये कार्बोनिक एसिड है, ओनली एसिड। ये वाला देखो, अमोनियम का जो बेसिक पार्ट है वो वीक है, जिसका क्लोराइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो ये एक तरह से एसिडिक सॉल्ट हो गया, फर्स्ट वन। इस तरह से अगर बात करें NaSCO3, तो एक ये बेसिक सॉल्ट हो गया आपका, ये वाला सेकंड। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया डी। अब हम जब हम पढ़ा रहे थे तब का देखो, ये PDF उसी समय का है, ऐसे कर देता हूँ, राइट। डेफिनेशंस बता देते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सीधा एग्जांपल NaCl। साथ ही साथ में एसिडिक सॉल्ट की बात की, देखो अमोनियम क्लोराइड तो एज इट इज ही आ गया आपका वहां पर, इस एग्जांपल को जब मैंने बेसिक सॉल्ट वाला भी सीधा ही आ गया Na2CO3, राइट। ये सारे के सारे आपके, और सल्फेट, इस तरह के सारे एग्जांपल्स के साथ इन चीजों को अच्छे से सिखाया जाता है। देन कम टू सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड माने NaCl, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स विद आयनिक बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ लिखा आयनिक बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है। अगर इन्हीं को इन्हीं इन्हीं चीजों का नाम लिखा है विद
कोवलेंट बॉन्डिंग बिल्कुल। जब भी किसी भी एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो, इनके बीच में जब भी बॉन्डिंग होगी तो वो बॉन्डिंग हमेशा आयनिक होगी। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखने का होता है। इस तरह से ये आंसर हो गया सी। अब देखो, इस तरह से आपको सिखाया गया कि भाई आयनिक बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल में चैप्टर आता है, इस पर डिस्कस करते हैं हम। ये आ गया आपका सोडियम, ये आ गया आपका क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड गिव एंड टेक हो गया, सोडियम क्लोराइड बना और ये एक आयनिक बॉन्ड। इस तरह से ये ही है। नाउ क्या हम समझे क्वेश्चन? एचपीएससी ने अपनी तरफ से भर ही कोशिश की कि पेपर को टफ बनाया जाए, बट नहीं, एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, जहां पर कि हम समय के अभाव में किसी ऑप्शन तक नहीं क्वेश्चन पर पहुंच पाए, किसी पर्टिकुलर चैप्टर या किसी फैक्टर पर पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए, उसको छोड़ करके सुपर डुपर लेवल पर हर क्वेश्चन हिट हुआ। ये हमारे जो अपने सोर्सेज बनाए हैं हमने, उनसे आए हुए क्वेश्चन का प्रमाण है। तो चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, एमपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, किसी भी जगह पर जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं वो काफी कॉन्फिडेंस फील करते हैं। दिस conviction, this trust, this faith I want to transfer to you. If you have little bit think somewhere in your mind in the direction to prepare for civil services, whether UPSC or state, we are the super duper source. You can just carry that feelings and the belief in your heart. तो जुड़ करके आप हम हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। हमारी पूरी पूरी कोशिश होती है सारे के सारे मेंटर्स की कि वो आपको अच्छे से केयर करें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें आपके उत्थान में, आपको ऊपर ले जाने में। तो इस डिस्कशन पे मैंने टॉपिक्स को बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस किया एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। तो मेरा एम सिर्फ यही बताना था कि एचपीएससी ने क्वेश्चंस कैसे पूछे, हमारे जो सोर्स हमने यूज किए वो कैसे थे और उनको कैसे आपको हेल्प किया पढ़ाने में। साथ ही साथ में अगर कोई चीजें थोड़ी भी लेफ्ट राइट हुई तो क्या अपने सोर्सेस थे। तो एज यूजुअल एनसीईआरटीज, ठीक है, पूरा एनालिटिक्स मैं अक्सर बात करता हूँ जब भी एनालिटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ कि भाई आपको एनसीईआरटी, आपको वो 10वीं का बच्चा है, 11th का बच्चा है, 9th का बच्चा नहीं बन जाना है एनसीईआरटीज में। आपको उन तथ्यों में विश्लेषण करना है, वहां पर सर्च करना है कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उनमें जो कि आपकी समझ तक आने चाहिए, जिस पर आपकी समझ उन्नत हो और आप दे पाए सफलता के को दस्तक। तो हम शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहेंगे। गॉड ब्लेस, लव यू एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।